अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी। आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। आज हमारे साथ हैं हमारे मेवात के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला जी। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो मेवात के जो आम जनता है उनके ऊपर, चाहे अपराधी हों, उनके ऊपर सिंगला जी का नाम ज़रूर है। जहां आम जनता उनको एक अच्छे आदर से देखती है, वो अपराधी जो है खौफ से उनसे डरे हुए हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अपराधियों के लिए ऐसा चक्रव्यूह एसपी साहब ने बुना है कि अपराधी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपने आप को बचाएं तो बचाएं कैसे। अब क्यों ना हम सीधे एसपी साहब से इन अपराधियों के लिए क्या चक्रव्यूह बुना है, किस तरीके से बुना है, आम जनता के लिए क्या उनके राहत की बात है, और वो सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं। एसपी साहब, आपका हमारे खबर हक टीवी पर स्वागत है जी। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करते हैं कि आपने पूरे ज़िले की एक सीसीटीवी के कैमरे की जद में लाए हैं, तो ये माइंड में सोच दिमाग में कैसे आया कि जबकि प्रदेश में ऐसा कोई नहीं जो पूरा ज़िला कंट्रोल हो, जो एक जगह से देखता हो, कैसे हुआ है? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश में कई सारे ज़िलों के अंदर जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम्स हैं वो स्थापित हो गए हैं। तो उसी से मुझे ये लगा कि यहाँ पर नूह में, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट संस्थानों के द्वारा भी कैमरे कम लगाए गए हैं, तो किसी भी क्राइम में धरपकड़ करने में काफ़ी दिक्कतें महसूस कर रहा था मैं। तो ये विचार आया कि क्यों ना यहाँ पर भी एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम लगाया जाए, ताकि विभिन्न प्रकार के जो क्राइम होते हैं, एक्सीडेंट से संबंधित केसेस होते हैं और अन्य जो चेकिंग होती है, उस पर कुछ ना कुछ हम अंकुश लगा सकें और उनको ट्रेस भी कर सकें। तो इसलिए ये विचार आया था। तो ये कितनी लागत से बने हैं, सरकार से कितना पैसा लिया हुआ है और कितने कैमरे लगाए हैं? जी, फ़िलहाल हमने फर्स्ट जो फेज़ में हमने कुल 44 कैमरे इसके अंदर हमने कंसीव किए थे और उनको हमने 22 जगहों पर, लोकेशंस पर लगाया है। इसके अंदर हमने फ़िलहाल जो कम्युनिटी सपोर्ट है उससे हमने कैमरेज लगाए हैं। तो उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आप आगे इसके फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 में जो आपको कैमरे चाहिए उसका प्रोजेक्ट बना के आप हमें भेजिए और जितना भी लागत लगेगी सरकार उसको मुहैया कराएगी। तो फ़िलहाल फ़ेज़ 1 जो है वो कम्युनिटी सपोर्ट से लगा है और काफ़ी जल्दी इसको मात्र 15 दिन में जब ये स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट, तो 15 दिन बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका उद्घाटन कर पाए। क्योंकि इसके अंदर हम वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो केबल लेइंग हमारी नहीं हो पाई। तो केबल लेइंग में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी लंबा। वैसे भी आप देखें, नूह क्षेत्र काफ़ी, नूह जिला काफ़ी लंबाई में जो है फैला हुआ है, तो काफ़ी दूर दूर तक हमें उसको केबल को लेके जाना, बिछाना, उसमें काफ़ी समय ज़ाया हो जाता है और फिर केबल की मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा समय ख़राब करती है। तो उसकी अपेक्षा हमने इसमें वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज़ करके और हम लोग बिना केबल नेटवर्क के हम लोगों ने इनको प्रोजेक्ट किया कंट्रोल रूम में और काफ़ी अच्छे तरीके से ये सिस्टम चल रहा है। तो ये कंट्रोल रूम जो है कहाँ बनाया गया है, क्या क्या उसमें खासियत रखी गई है, किस तरीके से ये कैमरे इस्तेमाल होते हैं, क्या हम उनको जूम इन आउट और किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, ये सभी कैमरेज को कंट्रोल रूम से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इनको पैन, टिल्ट, जूम, तीनों तरह के जो इसमें फंक्शंस होते हैं कैमरे के अंदर, PTZ कैमरे लगे हैं, तो ये सभी फंक्शंस को हम कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम में हमारे 3 शिफ्टों में ड्यूटीज़ लगती हैं, जिसमें एक इंचार्ज रहता है, 2 ऑपरेटर्स रहते हैं और वो हर एक्टिविटी पे पूरे समय नज़र रखते रहते हैं। हमारे ऑफिस से ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऑफिस में, DPO ऑफिस में ही स्थापित है और यहीं से हम डायरेक्शंस उनको रैंडमली चेकिंग की देते हैं। नाकों पे अटेंडेंस लेना है वो काम भी होता है और नाकों पे अचीवमेंट्स जो हुई हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये सारे काम यहीं से किए जाते हैं। इसी के अलावा आपने इससे पहले सीसीटीवी के नाके लगाए हैं ज़िले में, कितने नाके लगाए हैं और उनका मकसद क्या है, क्या बेनिफिट मिल रहा है नाकों का हमें? देखिए, नाके हमने कुल 51 नाके हमने जिला नूह में लगाए हैं, जिसमें से 3 तरह की कैटेगरीज़ के नाके हैं। कुछ तो इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स को चेक करने के लिए लगाए हैं। कुछ नाके हमने लगाए हैं जो कि ट्रैफिक पॉइंट्स जितने भी मुख्य हैं, यहाँ के चौक चौराहे हैं, वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए लगाए हैं। और तीसरे हमारे माइनिंग के संबंधित, जिसमें अवैध माइनिंग के ट्रक्स जहाँ से मुख्य तौर पर निकलते हैं, उन पॉइंट्स को चेक करने के लिए नाके लगाए गए हैं। तो कुछ अपराधी या कुछ ऐसे क्राइम हमने पकड़े हैं इसमें? देखिए, इनमें कुल हमारी 350 के आसपास फोर्स हमारी कमिट हुई है, जिसमें जिला पुलिस भी है, होमगार्ड भी है और SPO भी हैं। और हमारी अचीवमेंट, इसमें हम हर महीने की अचीवमेंट्स लेते रहते हैं। प्रत्येक नाके पे एक अचीवमेंट का रजिस्टर लगाया हुआ है।
उसके अलावा हर नाके पे एक वीटी का रजिस्टर लगाया हुआ है। जो भी हमारे कंट्रोल रूम से कोई वीटी अगर होती है तो वो उसको नोट करने का जिम्मेवारी हर एक नाका प्रभारी की रहती है। उनको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जोड़ा गया है। सभी वीटीज़ व्हाट्सएप के माध्यम से एवं फ़ोन के माध्यम से उन्हें बताई जाती है, ताकि कभी भी नाकाबंदी करनी हो तो पूरे ज़िले में ये उसको भी देखते हैं। और इसके अलावा उनका ड्यूटी रोस्टर और चेकिंग रजिस्टर, ये 4 रजिस्टर हर नाके पे आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ तक अचीवमेंट की बात करें तो गत माह फरवरी में जो हमने इसको कोलेक्ट किया डेटा को, तो 43 हमारे MV एक्ट से संबंधित 41 हमारे MV एक्ट से संबंधित चालान हमने किए और 53 के लगभग हमारे ओवरलोडिंग के चालान इसके अंदर हो पाए हैं, और जो कि RTO की मदद से हुए हैं, लेकिन धरपकड़ उनकी नाकों ने की है। 9 व्हीकल हमारे जो चोरीशुदा थे, जो कि नाकों पे चेकिंग के दौरान पकड़े गए और उनके ऊपर फिर हमने मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई है। और 33 हमारे इसमें मास्क चालान हम लोग कर पाए हैं। एक गाड़ी हमारी गोकशी से संबंधित अपराध में लिप्त थी, वो जब्त हो पाई है। तो इस प्रकार से काफ़ी मुख्य हमारी अचीवमेंट इन नाकों के जरिए हुई है, और मुझे आशा है कि ये आगे अब ये जो मार्च महीना और अप्रैल महीना, इनमें और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसके लिए हमने इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा भी स्थापित की है, जिसमें हम इनको एक पॉइंट सिस्टम के जरिए इनके अंदर आपस में रैंकिंग कर रहे हैं, और हर माह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नाके को हम यहाँ पर बुला के उनको सम्मानित करेंगे। एवं जो नॉन परफॉर्मर्स होंगे उनकी पोस्टिंग्स जो है वो उस पर निर्भर करेगी। जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको चॉइस पोस्टिंग मिलेगी, जो नहीं करेंगे उनको पोस्टिंग उसके अनुसार नहीं मिलेगी। इस प्रकार से इस प्रतिस्पर्धा से और इस रिवार्ड की स्कीम से मुझे उम्मीद है कि और बढ़ चढ़कर ये नाकों पे चेकिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में जो आपराधिक तत्व हैं उन पे धरपकड़ करेंगे। सर, दूसरा है कि मेवात के बारे में एक अपराध, अगर दिल्ली में कोई आदमी पकड़ा जाता है मेवाती गैंग या दूसरे इस तरीके से मेवात का जो नाम लिया जाता है, तो मेवात में किस किस्म का क्राइम है? क्या ऐसी गैंग भी हैं? क्या कभी गैंग वार भी मेवात में हुआ है? किस तरीके के किस किस्म के यह क्राइम होते हैं? देखिए, मेवात का क्राइम मैंने पिछले 6-7 सालों का क्राइम मैंने एनालाइज़ किया कि क्राइम पैटर्न क्या है। अगर हम मेवात की बात करें, खुद के जहाँ पर जो क्राइम हमारा दर्ज होता है, उस तरह के क्राइम में हीनियस क्राइम काफ़ी कम मात्रा में हमारा दर्ज होता है। हमारा 85% जो क्राइम है वो नॉन हीनियस कैटेगरी में आता है, जो कि बाकी ज़िलों के मुकाबले जो है काफ़ी अच्छा है कि हमारा नॉन हीनियस क्राइम ज़्यादा है, हीनियस क्राइम यहाँ पे काफ़ी कम है। जो हमारा क्राइम मुख्य तौर पे अगर हम बात करें तो एक्सीडेंट से संबंधित क्राइम हो रहे हैं। हार्ट एंड राइटिंग के जो लड़ाई झगड़ों के गांव में होते हैं, उस तरह के हमारे क्राइम ज़्यादा होते हैं। और एक चोरी जो है जो कि मोटर व्हीकल थेफ्ट एवं जो बर्कलरी है और सिंपल थेफ्ट है, इन कैटेगरीज़ की हमारी चोरी जो है वो मुख्य तौर पे क्राइम यहाँ का कॉन्स्टिट्यूट करती है। उसके अलावा फिर बाकी हमारे LSL जो केसेस हैं, यानी कि गैम्बलिंग के केस हो गए, आर्म्स एक्ट के हो गए और इत्यादि, ये जो स्पेशल उसमें आते हैं, वो वाले क्राइम्स हमारे इसमें मुख्य तौर पे होते हैं। यहाँ पे कोई गैंग वॉर जैसी जो स्थिति है वो मेरी नज़र में नहीं आई है कि आपस में गैंग्स में कोई वॉर हो। यहाँ पे छोटे मोटे झगड़े होते हैं जो कई बार बढ़ जाते हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली में कोई पकड़ा गया और मेवाती गैंग है, तो उस प्रकार के गैंग जो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में संलिप्त हैं, जो एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में कर रहे हैं, जैसे कि ATM अपरूटिंग का काम कर रहे हैं, या आपका ट्रक लूटने का काम कर रहे हैं, या टटलूबाजी का जो काम कर रहे हैं वो, और या OLX साइबर फ्रॉड से संबंधित गैंग है, ये ज़रूर यहाँ पनप रहे हैं। और जो ये क्राइम यहाँ ना दर्ज होके कहीं दूसरे क्षेत्र में जहाँ पर ये क्राइम होता है वहाँ दर्ज हो रहा है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात है कि इस तरह के क्रिमिनल्स काफ़ी यहाँ तादाद में हैं और वो एक गैंग के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मेवात में अभी कोई बड़ी गैंग नहीं है, लेकिन क्राइम है। और इसके अलावा हम ये पूछना चाहते हैं सर, जो मेवात जिला है ये 3 राज्यों की सीमा से सटा हुआ है, तो क्योंकि अपराधी या तो उधर का इधर आ जाता है अपराध करके, इधर को उधर भाग जाता है, तो क्या ऐसी कोई हमारी तालमेल कमेटी या हम एक अपराधियों को पकड़ने का, क्या ऐसी कोई हमारी कोई कमेटी वगैरह है? क्या उनसे हम तालमेल करते रहते हैं? क्या है इसके बारे में सर? जी बिल्कुल, ये सही बात है कि ये यहाँ पर सीमावर्ती जिला होने के कारण जो है इस तरह की परेशानियाँ आ जाती हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन से संबंधित। तो इसको निपटाने के लिए हमारे जो महानिरीक्षक हैं जो अपने दक्षिण मंडल के, उनकी तरफ से भी दिशा निर्देश है, हमारे महानिदेशक हरियाणा की तरफ से भी ये निर्देश है कि आप समय समय पर जो अंतर्राज्यीय जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स
करते रहें। इसी निर्देश के तहत गत माह जनवरी में हमारी ओर से एक वीसी के थ्रू एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी और जल्दी हम इसको हर 1-1.5 महीने के अंदर ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करते हैं। अब की बार हम पिछली बार कोरोना की वजह से नहीं कर पाए थे, अब की बार कोरोना के अब जो कि ख़त्म हो रहा है तो एक फ़िज़िकल मीटिंग भी करेंगे हम, जिसमें हमारा आपस का तालमेल और सामंजस्य बढ़ेगा। ऐसी मीटिंग्स में हम सारे पीओ, बेल जंपर्स की लिस्ट और वांछित अपराधियों की लिस्ट हम शेयर करते हैं और आपस में हमारे थानाध्यक्षों का भी तालमेल समन्वय स्थापित करते हैं, जिससे कि कल को धरपकड़ करने में, रेड मारने में कहीं दिक्कत ना आए। बिल्कुल, एसपी साहब ने कहा कि ऐसे अपराधी चाहे वो दूसरे जिले में जाए, हमारे में आए, एक दूसरे से थाने प्रभारियों से संपर्क करके उनको पकड़वाने में हम कोशिश करते हैं। वहीं सर, थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा लोगों से दुहार करने, रिश्वत मांगने, झूठा मुकदमा दर्ज कराने, लोगों को प्रताड़ित करने जैसी शिकायतें भी मिलती अक्सर रहती हैं। उनको कैसे देखते हैं? क्या ऐसे अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई वगैरह कभी की है? क्या संज्ञान में आया है इस तरीके से बातें? क्या जी बिल्कुल, जैसे जैसे इस तरह के मामले संज्ञान में आते हैं मैं उसको बड़े गंभीरता से लेता हूं, क्योंकि अगर हमने एक भी इस प्रकार के आपराधिक गतिविधि को जो कि पुलिस के द्वारा अगर की जाती है उसको हम अगर बर्दाश्त करते हैं तो हम और गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। तो इसके लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, वो हमारे महानिदेशक हरियाणा की तरफ से भी डायरेक्शंस हैं कि इस प्रकार के पुलिस के द्वारा कोई भी किए गई छोटी सी वारदात को भी बहुत ही सीरियसली हम लोग लेते हैं और समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। बाकी इसका सही उत्तर तो ये है कि हमारे मॉनिटरिंग जो है, अगर हमारी मॉनिटरिंग एंड सुपरविज़न वो इम्प्रूव हो जाएगी तो किसी भी मामले को बहुत ज़्यादा लंबित रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब मामले लंबित नहीं रहेंगे तो किसी प्रकार की किसी की हरासमेंट, मुद्दई हो, अपराधी हो, किसी की भी हरासमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी। तो समय पे अगर निष्पादन होता रहेगा तो इस प्रकार की घटनाएं कम होंगी। तो सर, देखा गया है कि मेवात में झूठे मुकदमों की भी बात सामने आती है, चाहे आदमियों के दबाव हो या कुछ लापरवाही के चलते दर्ज किए जाते हैं, या कई बार झगड़ा 2 से होता है, उससे 20 आदमियों का नाम दर्ज कर दिया जाता है। ऐसे आदमियों को इंसाफ मिले, सही आरोपी जो है पकड़ा जाए और निर्दोष जो है जेल ना जाए, इसके लिए क्या खास जो है? देखिए, हम समझते हैं कि जो भी प्राथमिक सूचना होती है उस पर मुकदमा दर्ज करना सीआरपीसी भी कहती है और हमारे जो माननीय जो कोर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि पहले प्रथम सूचना पे आपको मुकदमा दर्ज करना है। तो उसके तहत हम मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि झूठे किसी के नाम लिखवाए जाते हैं तो उसमें भी मैं जो कह रहा था कि त्वरित तौर पे निष्पादन करना, मौका विजिट करना, लोगों को, दोनों पार्टीज़ को शामिल जांच करना, जितने भी उसमें फैक्ट्स दिए गए हैं उनको क्रॉस वेरीफाई करना, उससे काफ़ी हद तक यह क्लियर हो जाता है कि मोटिव किसका था, कितने लोगों को चोट आई है या क्या जो भी मैटर से संबंधित है। और हमारे डीएसपी साहिबान और हमारे जो एसएचओ हैं वो इतने लायक हैं इस चीज़ के कि वो इसमें फैसला कर सकते हैं कि इसमें असल में कितने लोग दोषी पाए गए हैं। तो उसके हिसाब से कार्रवाई करने के निर्देश हैं और कर भी रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अब जो पुराने लंबित मामले हैं उनमें डिस्पोजल काफ़ी अच्छा त्वरित तौर पे हो रहा है। बिल्कुल सही फरमाया सर। दूसरा ये कि मेवात इलाका अनपढ़ इलाका है, अधिकतर कई बार छोटा, चाहे 107, 151 का मामला दर्ज हो जाता है, उसमें भी थाने में क्योंकि जांच के लिए पुलिस बुलाती है वो डरते हैं, तो इसलिए खुद ना आके या अपने दलालों के माध्यम से या राजनीतियों के माध्यम से कोशिश करते हैं और उसमें बीच के दलालों को भी कई बार वो हो जाता है। तो क्या लोगों के भय निकले, पुलिस और जो है जनता की मोहब्बत हो, आपसी तालमेल हो, लोग बिना डरे, बिना खौफ आए, इसके लिए क्या खास योजना है हमारी जो है? देखिए, जनता से रूबरू होना और जनता की शिकायतें अगर हम त्वरित तौर पे सुनकर और डिस्पोज करेंगे तो एक विश्वास जो बनता है, लेकिन इसको बनने में समय जरूर लगता है, काफ़ी समय लग जाता है विश्वास बनाने में। एक हमने मित्र कक्ष बना रखे हैं, सभी 3 थानों में अभी नूक में बन गए हैं, बाकियों में बनने की योजना है। तो मित्र कक्ष का भी यही है कि जितना हो सके जो रूटीन में कोई व्यक्ति आता है थाने में तो उसकी जो वेरिफिकेशंस और इत्यादि चीज़ें हैं वो हम बाहर के बाहर ही उसको डिस्पोजल एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे कर दें, ताकि उसकी जो पुलिस के प्रति जो इमेज है वो अच्छी रहे। इसके अलावा जो हमारा विंटर पे जो विंटर में हमारे जो टूर्स होते हैं, विंटर टूर्स होते हैं, हमने उसके भी निर्देश दिए हुए हैं कि गांव-गांव में जाके और हमारे सभी डीएसपी साहिबान और मैं खुद भी हम जाके लोगों से मिलें और लोगों की समस्याओं को सुलझाएं। और उसी प्रकार से जो सभी लोगों को, हमारे जो माननीय गृह मंत्री के आदेश है कि जनता दरबार लगाया जाए,
तो वो भी हमारे यहाँ पे हम समय समय पे हर रोज़ डेली बेसिस पे हम लोग 2 घंटा हम जनता दरबार के लिए दे रहे हैं। इनफैक्ट हमारे जब तक हम ऑफिस में बैठते हैं हम हर समय हमारे जो भी अग्रीव्ड लोग हैं वो वेलकम किए जाते हैं, लेकिन 2 घंटे हम स्पेसिफिकली 11 से 1 हम देते हैं जनता के लिए। तो इन सभी प्रयासों से कुल मिला के और उनके जो मुकदमे जो दर्ज होने के बाद उस पर सही से कार्रवाई हो जाए, अगर हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे तो धीरे धीरे जनता का प्यार और जनता का साथ भी हमें मिलेगा और विश्वास पुलिस पे बढ़ेगा। बिल्कुल, जब हम अच्छा काम करेंगे जनता से और पुलिस के मिलेंगे तो विश्वास भी बढ़ेगा, ये एसपी साहब का कहना है। दूसरा कि एसपी साहब, हमारे मेवात में महिला उत्पीड़न की कुछ शिकायतें ज़्यादा दर्ज होती हैं, चाहे वो दहेज प्रताड़ना की हो, चाहे कोई दूसरे दुष्कर्म की हो, रेप की हो, तो इस तरीके से मामले आते हैं। और कई बार इसमें झूठे मामले भी सामने आते हैं कि भाई झूठे मामले दर्ज कराए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे हम जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनकी लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, और दूसरा हम जो इस तरीके से मामले दर्ज होते हैं उनको किस नज़र से हम देखते हैं, किस तरह निष्पादन करते हैं उनका। देखिए, स्कूल कॉलेज की जहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा की बात है वो हमारा टॉप प्रायोरिटी पे आता है, और इसके लिए हम डेली बेसिस पे जो चेकिंग है हमारी वो सुनिश्चित करते हैं। हमारे राइडर्स जो हैं वो जिस समय पे लड़कियों के स्कूल शुरू होते हैं और जब उनकी छुट्टी होती है उस वक्त पे आप देख सकते हैं कि आप सभी जगहों पे हमारे राइडर्स खड़े मिलेंगे आपको, और उनकी प्रेजेंस मात्र से ही जो शरारती तत्व होते हैं वो दूर भाग जाते हैं और इस प्रकार की घटनाएँ नहीं होती हैं। उसके अलावा दुर्गा शक्ति भी हमारे यहाँ पर एक्टिवेटेड है, और वो भी जो है इस तरह के टाइम में सभी स्कूलों और कॉलेजेस में जो कन्याओं से संबंधित हैं उनमें जाके विजिट करते हैं और इस तरह के लोगों की धरपकड़ करते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि रेप एवं पोक्सो के जो मैटर हैं झूठे आ जाते हैं, तो देखिए हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा देते हैं। तो जहाँ पर साइंटिफिक फैक्ट्स अगर मैच नहीं करते हैं जो बताई गई घटना से हैं तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। जहाँ मैच कर जाते हैं उसमें त्वरित तौर पे अरेस्ट करके कार्रवाई निष्पादित की जाती है। तो इसी तरह से, और जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनके खिलाफ फिर अगर कोर्ट में साबित हो जाता है तो 182 की जो कार्रवाई होती है वो भी अमल में लाई जानी शुरू कर दी है हमने, जिससे कि झूठ बोलने वाले जो हैं उन पे भी थोड़ा लगाम लगे कि झूठ ना बोला जाए। बिल्कुल, एसपी साहब ने जिस तरीके से कहा, झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले सचेत हो जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं उनके खिलाफ 182 की कार्रवाई शुरू होगी। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेवात में जो जुआ, सट्टा, नशा जैसी जो है ना उस जाल में फंसता जा रहा है, और बड़ी दुख की बात यह है कि देश के जो नशा प्रभावित ज़िले हैं उनमें मेवात का नाम भी शामिल हो गया है। तो हम उनको किस तरीके से देखें कि इस नशा मुक्त मेवात बन सके, क्या क्या तैयारी है, कितने हमने अपराधी पकड़े हैं, कितने ऐसी खेप पकड़ी हैं जो आरोपियों से पकड़ी गई, क्या हमारी तैयारी है, कितनी टीमें हैं, क्या हमने इसके लिए अलग से कोई सेल बनाया हुआ है, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, मेवात की गणना ऐसे ज़िलों में हुई है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के नशा तस्करों की पकड़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा माल बरामद किया जाए। तो इसके लिए हमारे माननीय गृह मंत्री के आदेश पे एक एंटी नारकोटिक सेल प्रत्येक जिला में आदेश किया गया है। हमने भी यहाँ पे जिला 9 में एक एंटी नारकोटिक सेल बनाया है स्पेसिफिकली। इसके अलावा जो हमारी लोकल थाने की पुलिस है वो भी इस तरह के मामलों में कार्रवाई करती आ रही है। तो गत माह 2 माह में जनवरी फरवरी की अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे करीब 800 किलो के आसपास गांजा हमने, जो गांजे की 2 बड़ी बड़ी खेप हमने पकड़ी हैं, और उसके अलावा 150 ग्राम हीरोइन हमने पकड़ा है। तो भारी मात्रा में हमारी रिकवरी हुई है, और 3 ट्रक हमने शराब के पकड़े हैं जिसमें हमने 1300 से ऊपर जो पेटी शराब की हैं वो हमने बरामद की हैं। तो इस प्रकार से हमारी एंटी नारकोटिक सेल एवं जिला पुलिस के जो थाने हैं वो लगातार इन अपराधियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और काफ़ी भारी मात्रा में रिकवर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे जो नशा मुक्त कराने के लिए काफ़ी हमारे को मदद मिलेगी। इसके अलावा एक एन कोड मीटिंग होती है जो कि हमारे पुलिस कार्यालय से, मुख्यालय से हमारे को डायरेक्शंस हैं, जिसकी अध्यक्षता डीसी साहब जो हैं हमारे करते हैं। वो मीटिंग भी पिछले जनवरी में जो है ऑर्गेनाइज़ की गई थी। उसके तहत सभी डिपार्टमेंट्स के लोगों को उसमें मिलाया गया था और एक नशा मुक्त भारत अभियान
जो है उसमें शुरू करवाया गया था, तो जिसके तहत काफ़ी स्कूल कॉलेजेस के अंदर आउटरीच प्रोग्राम भी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स के द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। और पुलिस भी अपने तौर पे जो है गांव-गांव जाकर इस संबंध में लोगों को अवगत करा रही है और नशा मुक्त कराने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। बिल्कुल, आम जनता के सहयोग से पुलिस प्रशासन, एसपी साहब जो है नशा मुक्त बनाने के लिए मेवात के कोशिश में लगे हुए हैं। उसके लिए काफ़ी प्रयासरत भी है और काफ़ी अपराधियों को पकड़ा गया है और नशा संबंधित जो है चीज़ें भी पकड़ी गई हैं। सर, जब आपने मेवात का कार्यभार संभाला था और उससे पहले जब आपका मेवात को तबादला किया गया तो शायद पहली बार आपने मेवात के बारे में सुना होगा कि जिस तरीके छवि बनाई गई है यहाँ के आपसी भाईचारे को लेकर, हिंदू मुस्लिम के बातों को लेकर, तो कैसा महसूस किया था तब आपने, क्या और आज कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ आपने नज़दीकी से भी देखा है, कुछ बैकग्राउंड भी लिया है, पहले में जब आप आए थे और आज में कैसा मेवात है? जी, जब मैं यहाँ मेरी ट्रांसफ़र हुई थी तो मेरे पास ज़्यादा कोई इनपुट नहीं था मेवात को लेकर, क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई सगे संबंधी भी नहीं रहने वाले हैं और मेरा कभी आना भी नहीं हुआ मेवात में, तो कुछ हमारे पास खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिससे हम कंपेयर कर सके। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं आपको कह सकता हूँ कि जो यहाँ की छवि है तो ज़्यादा वो आपराधिक तत्वों ने, जो ख़ास तौर पे जो मैंने पहले बताया आपको कि टटलूबाजी और ये OLX इत्यादि जो क्राइम्स करते हैं और ये ट्रक लूट के काम जो करते हैं, इन लोगों की आपराधिक गतिविधियों के कारण मेवात को जो है पूरी छवि मिल रही है। अन्यथा यहाँ पे हाँ बिल्कुल एजुकेशन और हेल्थ की कमी है, जिसके लिए पूरे प्रयास किए भी जा रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और काफ़ी हद तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद पुलिस काफ़ी हम काम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। लेकिन बहुत ही पीसफुल इलाका ये मेवात क्षेत्र है और डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, और जैसे जैसे यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर्स इंप्रूव होंगे वैसे वैसे क्राइम दर में भी कमी आएगी, ये मेरा मानना है। कुछ आरोप लगते रहते हैं कि कुछ लोगों की तरफ से कि मेवात में हिंदू पलायन कर रहे हैं, यहाँ हिंदू लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या ऐसी नज़र में आप, क्योंकि आप तो जिले के मुखिया हैं, क्या ऐसा कहीं देखा गया है? क्या है, कितना दम है इन शिकायतों में? देखिए, मेरी तरफ से ऐसी कोई स्पेसिफिक जांच तो इस तरह के मुद्दे में नहीं की गई है कि कितना पलायन हुआ है या कितना है। जैसे जैसे हम इसमें इनको धर्म से ना जोड़ के हम इनको एक कंप्लेनेंट की तरह ट्रीट करते हैं। पुलिस, हमारा ये काम नहीं है इस प्रकार की चीज़ों पर कोई भी अलग से विशेष तौर पे इंक्वायरी करना। हम कोई अगर कंप्लेंट आती है, कोई लड़की कहीं किसी के साथ जाती है, तो हम उसको उसी कंप्लेंट की तरह डील करते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं, कार्रवाई करते हैं, और इस प्रकार की कार्रवाई रूटीन में की जा रही है। बिल्कुल ऐसी कार्रवाई। आखिर में एसपी साहब से हम जनता के लिए आप क्या अपील करते हैं और अधिकारियों के लिए क्या निर्देश देते हैं और अपराधियों के लिए क्या चेतावनी है आखिर में? देखिए, पुलिस अधिकारियों के लिए तो हम समय समय पर क्राइम मीटिंग लेके भी उनको निर्देश दे ही रहे हैं, और मेरी तरफ से आपके माध्यम से भी यही दिशा निर्देश हैं कि जितना आप ईमानदारी से और जितना प्रॉम्प्टनेस से जल्दी तरीके से अगर आप जनता की शिकायतों को सुनेंगे, समझेंगे और उसका निष्पादन करेंगे, उतनी ही पुलिस की छवि सुधरेगी और काम का निपटारा होगा। जहाँ तक जनता की बात है, तो जनता से मेरी अपील है कि आप आपराधिक गतिविधियों को छोड़ के और आप शिक्षा का एवं रोजगार का रास्ता अपनाएं। मेवात में हमारा बॉम्बे एक्सप्रेसवे निकल रहा है और अन्य कई सारे यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सेटअप हो रहे हैं, काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी। तो वो निश्चित तौर पे यहाँ पर रोज़गार की जो आपके अवसर हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो अगर हमारे युवा तैयार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, अगर हम उस तरह की जो जिम्मेवारियों को संभालने के लिए सक्षम होंगे, तो जाहिर तौर पे उन्हीं वो सभी रोज़गार यहीं के युवा को मिलेंगे, ना कि किसी बाहर के युवा को। तो ज़रूरी है इस समय पे कि हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और आपराधिक गतिविधियों से बचें, क्योंकि आपराधिक गतिविधियां करने वाला एक बार बच जाएगा, 2 बार बच जाएगा, लेकिन बार बार नहीं बच पाएगा और वो ज़रूर पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा, जिससे उसके करियर पे, उसकी जो आगे का जो पूरा उसकी लाइफ है उस पर एक दाग लग जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो शिक्षा का जो है रास्ता अपनाएं और शिक्षित होकर रोजगार लेकर अपना अच्छा एक जीवन व्यतीत करें। अपराधियों के लिए क्या चेतावनी है?
जो क्राइम करते हैं मेवात की तरफ आना चाहते अपराधियों के लिए तो चेतावनी यही है कि हम हर प्रकार के क्राइम को बड़ा डीपली एनालाइज कर रहे हैं, और हम इतना तक एनालाइज कर रहे हैं कि उनके किसी की हम अगर कोई अपराध करके हमने पकड़ भी लिया है तो हम उसको आगे सज़ा कराने के लिए, उसकी बेल के लिए हर चीज़ की हम मॉनिटरिंग करते हैं। और यहाँ तक कि उसका जो ट्रायल जो है उसके दौरान विटनेस की प्रोटेक्शन भी हम दे रहे हैं। तो अगर आपने अपराध किया है तो और पकड़े गए हैं आप, तो निश्चित तौर पे आपको सज़ा होगी, ये हम सुनिश्चित करेंगे। हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे सजा होगी। बड़ी बात यह है, वरुण सिंगला जी उस समाज से आते हैं जो 24 घंटे अपनी कलम चलाने के लिए माहिर होते हैं। कोई भी हिसाब करते हैं तो बड़े हिसाब से करते हैं, यानी कि बनिया समाज जिसको हर समाज बड़ी इज्जत से देखता है। वही जो कलम है, वही जो हिसाब किताब है, वही एसपी साहब ने मेवात में शुरू किया है। अपने लैपटॉप में चाहे पुलिस अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नाके हो, अपराधी हो, सबका एक एक डाटा तैयार रखते हैं। किस आयु के पास, किस एनजीओ के पास कितनी फाइलें हैं, कितने उन्होंने पूरी करी है, नहीं करी हैं, यही से सारा डाटा रखते हैं। अपराधी हैं वो जरा संभल के मेवात आए, क्योंकि आपके लिए एक एसपी साहब ने जाल और चक्र में बिछा दिया गया है। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।